तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक मुर्दा घर से, जहां रेबिका नाम के एक एंट्रन अपनी फाइनल ट्रेनिंग कर रही थी। उसने एक लाश को संभालने का काम इतनी बारीकी से किया कि वो डेड बॉडी बिल्कुल नई जैसी लगने लगी और उसका बॉस और मेंटोर रेमंड उसके इस काम से बहुत खुश हुआ। पर तभी उसकी नजर रेबिका की कलाई पर पड़ी, जिस पर कुछ हल्के निशान थे, और इन निशानों को देखते ही रेबिका ने अचानक से उन्हें अपने ग्लव से छुपा लिया। जिसके अगले ही पल रेबिका ने उस डेड बॉडी पर एक कट लगाया और उसका पूरा खून बाहर निकालने लगी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रेमंड ने नोटिस किया कि उस मुर्दे के पैर की उंगलियां अपने आप ही हिल रही थी। पर अजीब बात तो ये थी कि उसने इस बारे में रेबिका को कुछ नहीं बताया। और बॉडी को केमिकल से भरने के बाद रेमंड ने रेबिका की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस टेस्ट में पास हो गई है। खैर, अब काम पूरा होने के बाद रेबिका ने बॉडी को उसकी जगह पर रख दिया। पर वापस आते वक्त अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगी, जिससे वो एक सेकंड के लिए डर के मारे वहीं जम गई। मगर फिर वो ऐसे आगे बढ़ गई जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अब अपना रूम साफ करने के बाद जब वो सामान लेने के लिए बेसमेंट की ओर गई तो वहाँ बहुत अंधेरा था और मौत जैसी शांति और डर उसके दिमाग पर हावी होने लगा और वो आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगी। पर तभी अंधेरे से कोई बाहर निकल कर आया, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रेमंड था, जो उसे सख्त लफ्जों में समझाता है कि वो कभी भूल कर भी बेसमेंट में ना जाए और हमेशा ऊपर वाले क्लोजेट से ही सामान ले। तब जैसे ही रेबिका वहाँ से गई तो रेमंड वापस बेसमेंट की ओर मुड़ा। वहाँ अंधेरे में कोई अजीब सा भयानक जीव इधर उधर दौड़ रहा था, जिसे देखकर रेमंड ने बिना एक पल भी गवाए दरवाजा लॉक कर लिया। तो अब ऑफिस में आने पर रेमंड रेबिका को उसकी फुल टाइम जॉब की खुशी में ड्रिंक ऑफर करता है, पर रेबिका उसे पीने से मना कर देती है। अब से इस मुर्दा घर का सारा डेड बॉडीज का काम रेबिका ही संभालने वाली थी और रेमंड सिर्फ बिजनेस पर ध्यान देने वाला था। तब रेमंड तय करता है कि रेबिका दिन की शिफ्ट करेगी और वो खुद रात की इमरजेंसीज देखेगा। पर जब रेबिका कहती है कि उसे रात को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रेमंड अचानक से गुस्सा हो जाता है और उसे साफ मना कर देता है। अब उसी वक्त रेबिका के सर में तेज दर्द उठने लगता है, जिस पर रेमंड उसे वीकेंड पर आराम करने की सलाह देता है। और जैसे ही रेबिका वहां से निकलती है, रेमंड वापस उस बेसमेंट के पास जाता है और खुद से धीरे से कहता है कि ये फिर से शुरू हो रहा है। पर एक तरफ जहां मुर्दा घर में अजीब चीजें हो रही थी, वहीं घर पहुंचकर रेबिका अपनी चाबियां टेबल पर फेंकती है और कपड़े बदलने चली जाती है। पर जब वो वापस आती है तो वो बिल्कुल दंग रह जाती है, क्योंकि वो चाबियां उस टेबल से गायब थी और वो अपनी नोटबुक पर बने उस अजीब से निशान पर ध्यान भी नहीं दे पाती। खैर, उसे अपनी चाबियां एक दूसरे टेबल पर मिल जाती हैं और वो अपनी एक सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग के लिए निकल जाती है। उस मीटिंग में वो सबको बताती है कि आज उसने बिना नशा किए एक पूरा साल बिता लिया है। वो अपने दर्द और शर्म की कहानी सबको बताती है कि नशे की लत ने उसकी आत्मा को कितना तोड़ दिया था, और उसकी स्पॉन्सर कैली उसे खुद पर गर्व करने को कहती है। पर अपनी सीट पर वापस जाते वक्त रेबिका की नजर पीछे बैठे एक अजीब से आदमी पर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे उसी का नाम पुकार रहा था। तो अब इस मीटिंग के बाद अपनी कार में बैठी रेबिका अपने अंदर की उन बुरी आवाजों से लड़ रही थी, जो उसे वापस नशा करने के लिए उकसा रही थी। उसका मन इतना बेचैन था कि वो कार ड्राइव करके एक ड्रग डीलर के पास तक पहुंच जाती है, जहां वो पूरी तरह से टूटने ही वाली थी। पर आखिरी पल में वो हिम्मत जुटाती है और बिना कुछ खरीदे वहां से निकल जाती है। लेकिन जो आगे होने वाला था उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। रास्ते में ही उसके पास रेमंड की कॉल आती है, जो उससे माफी मांगता है और बताता है कि अचानक से सिटी मॉर्ग्यू से बहुत सारी डेड बॉडीज ट्रांसफर होकर आई हैं और उसे तुरंत मुर्दा घर वापस आना होगा। जिसके कुछ ही पलों बाद रेबिका वहां पहुंच जाती है और फाइल्स पढ़ने पर उसे पता चलता है कि इन बॉडीज को प्रिजर्व करने के बाद इन्हें जलाना भी है, जो कि बिल्कुल बेतुकी बात थी। पर उसके बॉस का ऑर्डर था तो उसे मानना ही था। इसलिए वो अपने फोन पर एक तेज म्यूजिक चलाती है और पहली बॉडी पर काम करना शुरू कर देती है। वो उस लाश से बातें कर रही थी कि तभी उसकी नजर उस लाश पर बने कुछ ताजे जख्मों पर पड़ती है। अब एम्ब्लेमिंग का काम खत्म करने के बाद वो म्यूजिक को बंद करती है और पेपर वर्क करने लगती है। पर उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा था वो इससे बिल्कुल अनजान थी। वो नहीं देख पाती कि पीछे उस बॉडी ने अचानक अपना सर हिलाया है और अपनी आंखें भी खोल ली हैं, और यहाँ तक कि उसकी फाइल पर भी एक अजीब सा सिंबल बन चुका था। पर इन सब से बेखबर रेबिका उस बॉडी को जलाने के लिए मशीन में डाल देती है। लेकिन जब रेबिका खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। दरअसल उसकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो भागकर बाहर जाती
है और दरवाजा बंद करती है, पर जल्दबाजी में वो कार की लाइट्स को ऑन ही छोड़ देती है। अब अंदर आकर जैसे ही वो क्लोजेट में सामान लेने जाती है, अचानक उसका सर चकराने लगता है। इसके साथ ही उसे अपने आसपास से बहुत सारी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। और जब अचानक उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल के पास बैठा हुआ पाती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहां तक आखिर कैसे पहुंची। अब इसी दौरान फोन की घंटी बजती है और बिना उस अजीब सिंबल को देखे जो एक और नई फाइल पर छप चुका था, वो तुरंत फोन उठाती है। दरअसल ये कॉल रेमंड की थी, जो उसका हालचाल पूछ रहा था। और रेबिका उसे बताती है कि बाहर तूफान की वजह से लाइट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर बाकी सब ठीक है। लेकिन फोन कटने के बाद पता चलता है कि रेमंड अपने घर पर खुद के नंगे जिस्म पर कुछ अजीब सी पेंटिंग कर रहा था। इसी बीच रेबिका दूसरी बॉडी को स्ट्रक्चर पर मूव करने लगती है, पर अचानक पूरे मुर्दा घर की लाइट चली जाती है, जिससे वहां इतना अंधेरा हो गया था कि उसे नहीं दिखता कि स्ट्रक्चर पर रखी उस दूसरी लाश ने भी अपना सर और हाथ हिलाया है। उसके फोन की बैटरी भी मरने ही वाली थी, इसलिए वो ऑफिस में मोमबत्ती ढूंढने निकल जाती है, जिसके दौरान एक ड्रॉअर के अंदर उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिस पर बाहर से मोमबत्ती बनी हुई थी। पर जब वो उसे खोलती है तो अंदर मोमबत्ती की जगह सिर्फ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े थे। वो उनमें से एक टुकड़े को जलाती है और उसी की हल्की सी रोशनी में वापस उस लाश के पास जाती है, और तभी वो नोटिस करती है कि लाश का एक खास स्ट्रक्चर से नीचे लटक रहा था, पर वो बिना सोचे उसे वापस उठाकर सही जगह पर रख देती है, जबकि उसे अपनी पीठ पीछे दीवार पर वो चमकता हुआ अजीब और डरावना सिंबल नहीं दिखता, और ना ही उसे वो लाश दिखती है जो अब उस सफेद चादर के अंदर धीरे धीरे हिलने लगी थी। जिसके अगले ही पल वो मुर्दा एक भयानक मुस्कान देता है और अपनी पूरी सफेद बेजान आंखें खोल देता है। खैर, अब उस बॉडी को जलने वाली मशीन में आग के हवाले करने के बाद रेबिका एक तीसरी लाश बाहर निकालती है, और इस मुर्दे के शरीर पर बहुत सारे गहरे जख्म और मारपीट के निशान थे। पर अचानक सन्नाटे को चीरते हुए उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए तुरंत ऑफिस की ओर निकल जाती है। लेकिन जो उसके पीछे छूट गया था वो अब मुर्दा नहीं था। जैसे ही वो वहाँ से हटी, वो तीसरी लाश अचानक अपनी आंखें खोल देती है। वो अपना सर हिलाने लगती है और उसी वक्त टेबल पर रखे एक और पेपर पर वही भयानक सिंबल अपने आप ही छप जाता है। वहीं ऑफिस के अंदर आते ही रेबिका की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि उसे अंधेरे में एक अजीब सा साया घूमता हुआ दिखता है। पर उसे लगा कि शायद वो रेमंड है, पर जैसे ही उसने अपनी पलकें झपकी, वो साया हवा में गायब हो चुका था। मगर वो इस बात को अपना वहम समझकर वापस प्रेप रूम में आ जाती है, जहाँ आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि स्ट्रक्चर पर रखी वो तीसरी लाश वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जिसके अगले ही पल वहाँ रखा फोन जोर जोर से बजने लगा। रेबिका घबराहट में रिसीवर उठाती है और दूसरी तरफ से एक डरी हुई कांपती आवाज आती है, ये सब तुमने किया है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। ये सुनकर खौफ से भरी रेबिका तुरंत फोन काट देती है, पर वो फोन लगातार बजता ही रहता है। वो डर के मारे पीछे हटती है और बेचैनी में अपना चेहरा छूती है, पर जब वो अपने हाथ देखती है तो उन पर ताजा खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वो बिना एक पल भी गवाए अपना कोट उठाती है ताकि उस चोट को छुपा सके। पर जब वो वापस अपना हाथ देखती है तो वो बिल्कुल साफ था। लेकिन क्या ये उसका वहम था या कुछ और जो कि उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, क्योंकि वो फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो तंग आकर दोबारा रिसीवर उठाती है। वही आवाज फिर से बोलती है और उसे किसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी थी, एक 14 साल की लड़की जिसका नाम रेबिका था। और ये सुनते ही रेबिका की रूह कांप उठी, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके मरे हुए पिता बेन की थी। उसे वो काली रात याद आ जाती है जब वो दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर एक झील के पास बेहोश पड़ी थी। पुलिस ने कंप्लेंट लिखने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा था, इसलिए उसके पिता अकेले ही उसे अंधेरे में ढूंढने निकल गए थे। और वही रात थी जब उनकी जान चली गई थी। और ये एक ऐसा शर्मनाक बोझ था जिसके तले रेबिका आज तक दबी हुई थी। खैर, अब अगले ही पल उसे एक भयानक जीव की झलक दिखाई देती है और उस डर को वो झेल नहीं पाती। वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। पर अजीब बात तो ये थी कि अगली सुबह जब रेबिका की आंख खुलती है तो वो अपने ही बेड पर थी। वो उठकर बाथरूम जाती है, पर जैसे ही वो शीशे के पास से निकलती है, शीशे पर भाप जम जाती है और उस पर एक संदेश लिखा हुआ उभरता है कि मुझे अंदर आने दो। तभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। रेबिका दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी स्पॉन्सर कैली खड़ी थी, जो उसे वापस नशा करने के लिए बुरी तरह से डांटने लगती है। पर रेबिका को कुछ भी याद नहीं था कि वो घर कैसे आई या उसने रात को कैली को मदद के लिए कॉल कब किया था। अब रेबिका रोते हुए कसम
कस्में खाती है कि उसने कोई नशा नहीं किया, पर कैली उस पर विश्वास ही नहीं करती। ये सब बर्दाश्त से बाहर था और रेबिका अपने आपे से बाहर हो जाती है। कैली उसे शांत करने के लिए जैसे ही गले लगाती है, रेबिका उसे जोर से जकड़ लेती है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कैली का दम घुटने लगता है। तब जैसे तैसे कैली उसे धक्का देकर पीछे हटती है और जब वो रेबिका का चेहरा देखती है तो डर से उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि रेबिका की आंखें पूरी तरह से पीली हो चुकी थी। कैली जान बचाकर भागने ही वाली थी कि रेबिका एक जानवर की तरह उस पर झपटी और उसे उठाकर किचन में फेंक देती है। वो कैली के पास जाती है और बिना सोचे उसकी उंगली को अपने दांतों से काटकर अलग कर देती है। फिर वो उसे जमीन पर पटकती है, एक बॉटल ओपनर उठाती है और सीधा उसके कान में घुसाकर तब तक घुमाती है जब तक कि कैली की तड़प हमेशा के लिए शांत नहीं हो जाती। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद रेबिका को एक जोर का झटका लगता है और उसका होश वापस आता है और अपने हाथों से किए गए इस खूनी खेल को देखकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो जल्दी से खून धोती है और रेमंड को कॉल करती है, पर रेमंड उसकी आवाज सुनते ही उसे तुरंत वापस मुर्दा घर बुला लेता है। और जब वो मना करने की कोशिश करती है तो रेमंड उसे बताता है कि वो जानता है उसके साथ क्या घट रहा है और वो बाकी की बातें ऑफिस में समझाएगा। पर इसी दौरान रेबिका के पीछे जमीन पर पड़ी कैली की लाश अपने आप ही खड़ी होने लगती है। वो धीरे से अपने कान से वो बॉटल ओपनर निकालती है, जिसे देखकर रेबिका चीख मारती है और जान बचाकर दरवाजे की ओर भागती है। पर दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दरवाजे पर असली कैली खड़ी थी जो कि उसकी फिक्र कर रही थी। यानी कि वो खून, वो मौत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक डरावना हेलुसिनेशन था। तब असली कैली की बातों को अनसुना करके रेबिका सीधा अपनी कार में बैठती है और मुर्दा घर की ओर निकल जाती है। और वहाँ पहुंचकर रेमंड उसके सामने एक रुला देने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि शैतानी रूहें अक्सर मुर्दा जिस्मों में तब तक छुपी रहती हैं जब तक उन्हें कोई जिंदा और मजबूत इंसान नहीं मिल जाता जिस पर वो कब्जा कर सकें। इस बार उस शैतान ने रेबिका को चुना था और अब वो उसके काले राज और दर्द भरी यादों का सहारा लेकर उसे अंदर से खोखला कर रहा था, ताकि एक दिन वो पूरी तरह से हार मान ले। रेमंड सालों से इन शैतानी ताकतों के बारे में पढ़ रहा था। वक्त कम था, इसलिए वो एक ट्रे में कुछ अजीब सिंबल्स लाकर उसे दिखाता है। वो समझाता है कि हर डीमन का एक नाम होता है जो कि इन्हीं निशानों से बनता है और रेबिका को उस डीमन का नाम ढूंढकर उसके निशान को आग लगानी होगी, क्योंकि उसी से वो नर्क में वापस जाएगा। लेकिन इससे पहले कि रेमंड अपनी आखिरी बात पूरी कर पाता, उस शैतानी ताकत ने रेबिका के जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसके अंदर से एक भारी आवाज निकलती है जो रेमंड को गालियां देने लगती है, जिसके अगले ही पल वो रेमंड को उठाकर टेबल के उस पार फेंक देती है। जिसके बाद रेबिका एक लोहे का डंडा उठाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर रेमंड तुरंत अपनी शर्ट खोलता है, क्योंकि उसके सीने पर एक अजीब सा प्रोटेक्टिव टैटू बना हुआ था। उस टैटू की ताकत से डीमन कुछ कदम पीछे हटता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रेमंड ऑफिस से बाहर भागता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। रेबिका को जब होश आता है तो वो रोते हुए रेमंड से दरवाजा खोलने की भीख मांगती है, पर रेमंड उससे माफी मांगता है और उसे अकेले मौत के मुंह में छोड़कर निकल जाता है। तो अब रेबिका उस मुर्दा घर में पूरी तरह से अकेली थी, जिसके दौरान प्रेप रूम में वो शैतानी साया फिर से रूप लेने लगता है, जिससे जान बचाने के लिए रेबिका किसी भी खुले दरवाजे या फिर खिड़की की ओर भागती है, पर सब कुछ लॉक था। वो फोन उठाती है पर वो भी डेड था। तब आखिरी उम्मीद में वो रेमंड के नोट्स पढ़ने लगती है, पर तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और उसका खून जम जाता है, क्योंकि वहाँ उसकी बूढ़ी दादी खड़ी थी। उसकी दादी बहुत ही मीठी आवाज में उसे अंदर बुलाने को कहती है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। पर अचानक उसका मासूम चेहरा बदलने लगता है। वो खिड़की पे जोर जोर से मुक्के मारने लगती है और रेबिका को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बताती है, और उनकी आवाज धीरे धीरे एक भयानक जानवर की गुर्राहट में बदल जाती है, जिससे डरकर जैसे ही रेबिका पीछे मुड़ती है उसे एक ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसके ठीक सामने उसके मरे हुए पिता बेन खड़े थे। उनके पूरे चेहरे पर खून टपकते हुए जख्म थे, उनके हाथ में एक सर्जिकल ब्लेड था। तब वो धीरे से कहते हैं कि वो ये ब्लेड लाए हैं ताकि रेबिका एक बार फिर से अपनी जान लेने की कोशिश कर सके और वो दोनों हमेशा के लिए मौत के बाद एक साथ रह सकें। तब उस ब्लेड की धार से खुद बेन का हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है, और बिना सोचे वो अचानक रेबिका पर झपट पड़ते हैं। वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं, उसके पैर में बुरी तरह से ब्लेड घोंपने लगते हैं, जबकि खिड़की के बाहर उसकी दादी की भयानक चीखें पूरे अंधेरे कमरे में गूंज रही थी।
लेकिन अगले ही पल अचानक रेबिका को एक झटके से होश आता है। होश में आते ही उसे समझ आ जाता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ एक हेलुसिनेशन या फिर एक डरावना वहम था। वो खुद की जान लेने ही वाली थी, पर डर के मारे वो तुरंत उस ब्लेड को जमीन पर फेंक देती है, लेकिन मौत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। कॉरिडोर में अचानक से बेन फिर से उसके सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि आज उसकी आखिरी रात है। पर बिना एक सेकंड भी गवाए रेबिका भागकर बगल वाले कमरे में छुपती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। दूसरी ओर रेमंड बार बार मुर्दा घर में कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब रेबिका ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका तो बेन वहां से जा चुका था। पर तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि वो गायब हुई लाश वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। तब अपने जख्म को सिलने के लिए वो दबे पांव वापस प्रेप रूम में जाती है, पर जैसे ही वो अपना काम खत्म करती है एक आवाज उसके कानों में गूंजती है कि काट दो, जिसे सुनकर वो पास रखा एक ब्लेड उठाती है और उस लाश के पास जाती है। पर अगले ही पल वो मुर्दा अपनी आंखें खोलता है और ब्लेड छीनने के लिए रेबिका पर हमला कर देता है, मगर रेबिका किसी तरह एक लोहे का डंडा उठाती है और सीधा उस मुर्दे की गर्दन के आर पार कर देती है। पर उस शैतान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो मुर्दा उस डंडे को आसानी से बाहर निकाल देता है। तब रेबिका जल्दी से एक वायर ढूंढती है और उस लाश को बुरी तरह से बांध देती है, जबकि वो शैतानी आवाज में जोर जोर से हंस रही थी। अब इसी दौरान फोन बजता है। दूसरी ओर रेमंड था जो उस डीमन को खत्म करने का आखिरी रास्ता बताता है। तब उसके कहने पर रेबिका अपना खून उस लाश पर डालती है और उसे आग में जलने के लिए मशीन के अंदर धकेल देती है, पर वो मशीन जलने की बजाय जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और रेबिका हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। जिसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहां टीनेजर रेबिका एक हॉस्पिटल बेड पर बंधी हुई थी, पर अचानक जब उसे होश आता है तो वो डर के मारे चीखने लगती है, क्योंकि वो खुद उस जलती हुई मशीन के अंदर बैठी थी और आग की लपटें उसे घेर रही थी। तब वो बार बार चिल्लाती है कि ये सच नहीं है और अगले ही पल वो वापस उस फर्श पर खड़ी थी, यानी कि ये सब बस उसके दिमाग का खेल था। तब हाफते हुए वो जल्दी से रेमंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसका बताया हुआ तरीका काम नहीं किया, मगर रेमंड उसे बताता है कि उसने तो उसे कॉल किया ही नहीं था, यानी कि अब तक वो डीमन ही फोन पर रेमंड की आवाज निकालकर उसके साथ खेल खेल रहा था। तब असली रेमंड उसे बेसमेंट में रखी कुछ पुरानी टेप्स ढूंढने को कहता है, पर जैसे ही वो बात कर रही थी फोन पर आवाज बदल जाती है और वो शैतान उसे टॉर्चर करने लगता है और वो डीमन उसे अपने पिता को ना बचाने का ताना मारता है। मगर इस बार डर को पीछे छोड़कर रेबिका बेसमेंट की ओर बढ़ती है, जहां उसे एक छोटा सा लॉक कमरा मिलता है जहां टेप्स रखी हुई थी। पर तभी अंधेरे में उसे कुछ हिलने की आवाज आती है, जो कि असल में सिर्फ एक गिरता हुआ डब्बा था। और जब और भी सामान गिरने लगता है तो वो टेप्स उठाती है और वापस ऑफिस की ओर भागती है। अब ऑफिस में टेप चलाने पर आखिरकार उसे रेमंड के सही इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जिसमें बताया गया था कि डीमन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सबसे पहले पेपर जलाकर 4 सही सिंबल्स ढूंढने होंगे और उन्हें ट्रे पर रखकर पोजेस्ड लाश के सीने पर रखना होगा। और सबसे जरूरी बात कि किसी दूसरे पोजेस्ड इंसान का खून उस लाश के अंदर इंजेक्ट करना होगा ताकि वो डीमन जलने से पहले भाग ना सके। टेप की वीडियो में रेमंड डेमो के लिए वेलरी नाम की एक औरत का हाथ काटकर खून निकालता हुआ दिखता है, जो एक कॉफिन के अंदर से मदद के लिए रो रही थी। तो अब टेप देखने के बाद रेबिका पेपर जलाती है और उसकी रोशनी में घूमते हुए पहला सिंबल दीवार पर ढूंढ निकालती है। वो उसे ट्रे पर रख देती है, पर यह रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि अचानक से बेन फिर से उसके सामने आ जाता है और अपनी मीठी बातों में फंसाकर वो अचानक झपट्टा मारता है और रेबिका का गला दबाने लगता है। पर जब वो एक शैतान की तरह हंसने लगता है तो रेबिका किसी तरह अपने इस भ्रम को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अब वो वापस बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और दीवार के एक छेद से देखने पर उसे रेमंड और वेलरी दिखते हैं। वेलरी मदद की भीख मांग रही थी, पर रेमंड कहता है कि यह वेलरी नहीं है। तब जैसे ही रेबिका अपनी नजर हटाती है वो अचानक खुद को एक बंद कॉफिन के अंदर फंसा हुआ पाती है, पर दम घुटने से पहले वो धक्का मारकर लिड खोलती है और बाहर निकल आती है, जिसके बाद पेपर जलाकर वो दूसरा सिंबल भी हासिल कर लेती है, जबकि अंधेरे से वो शैतानी ताकत उसे घूर रही थी। तीसरा सिंबल उसे सप्लाई क्लोजेट से मिलता है, पर जब वो आखिरी सिंबल लेने बाथरूम में जाती है तो दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है और कमरा तेजी से पानी से भरने लगता है। तब पानी बढ़ने पर वो टॉयलेट सीट पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और सर सिंक से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। और बेहोशी में उसे अपने अतीत का एक सच दिखता है। झील के किनारे जब उसके पिता ने उसे ढूंढ लिया था तब उन्होंने मदद के लिए बहुत आवाजें लगाई थी, पर जब कोई नहीं आया तो वो उसे वहीं रुकने को कहकर डॉक्टर लेने भागे।
जाओगे। पर रास्ते में बेन का पैर फिसला, सर पत्थर से टकराया और वहीं उनकी मौत हो गई। यानी कि उसके पिता की मौत सिर्फ एक दर्दनाक हादसा थी। अब रेबिका की जब आंख खुली तो बाथरूम बिल्कुल नॉर्मल था। ऑफिस आकर वो चारों सिंबल्स को ट्रे पर रखती है, जिससे ट्रे के बीच का हिस्सा चमकने लगता है। पर उसके कानों में अभी भी एक आवाज गूंज रही थी, जिसका पीछा करते हुए वो बेसमेंट के उस ताबूत तक पहुंची जिसमें वेलोरी थी। वहाँ एक पल के लिए तो वो उसे बचाने का सोचती है, पर अपना मकसद याद आते ही वो बिना सोचे वेलोरी का खून निकालकर वहाँ से निकल जाती है। और अब बारी थी सही लाश पहचानने की। वो सारी डेड बॉडीज को चेक करती है और आखिर एक लाश की छाती पर वही सिंबल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्रेप रूम में लाते ही वो लाश बुरी तरह से हिलने लगती है, पर ट्रे सीने पे रखते ही वो शांत हो जाती है और बिना उस मुर्दे की चाल में आए रेबिका वेलरी का खून उस लाश के अंदर डाल देती है। ऐसा करते ही उस लाश के माथे पर उस शैतान का असली नाम उभर आता है, जिसका मतलब था कि उसने सही शिकार चुना था। जिसके बाद वो बिना सोचे उस लाश को जलने के लिए मशीन में डाल देती है। मशीन के अंदर से भयानक चीखें आती हैं और वो शैतान हमेशा के लिए आग में जलकर राख हो जाता है। तो अब सब कुछ शांत होने के बाद रेबिका बेसमेंट में आती है, पर डर का साया अभी भी वहीं पर था। बेन उसके पीछे आता है और कहता है कि ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, और वो उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। असल में उस रात जंगल में बेन ने उसी डीमन को देख लिया था, जिसके डर से वो पीछे हटा और गिरकर मारा गया। तब होश में आने पर रेबिका रो रो कर अपने पिता से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी नशे की आदत की वजह से उनकी जान चली गई थी। पर बेन उसे समझाता है कि वो खुद को दोष देना बंद करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रेबिका उसे हमेशा एक दर्द की तरह याद रखे। तब जैसे ही रेबिका अपने इस कलंक और बोझ को हमेशा के लिए आजाद करती है, वो सच में नींद से जाग जाती है। बाहर दिन निकल चुका था और उसके कपड़ों पर खून का एक कतरा भी नहीं था। ये सब कुछ बस उसके दिमाग में खेला गया एक लंबा खेल था। पर एक आवाज अभी भी सच थी, और वो थी वेलरी की। तब वो जल्दी से बेसमेंट में जाती है और वेलरी का ताबूत खोलकर उसे आजाद करती है। वेलरी की पीठ पर बहुत गहरे और डरावने जख्म थे, पर अगले ही पल वेलरी की आवाज बदल जाती है। एक डीमन की भारी आवाज में वो रेबिका को बेवकूफ कहती है और उसे जमीन पर पटक देती है। जिसके बाद वो रेबिका को मारने ही वाली थी, पर वहाँ पर रेमंड आ जाता है। वो एक मंत्र पढ़ता है और अपना टैटू दिखाता है, जिससे डरकर वेलोरी वापस ताबूत में जा गिरती है और रेमंड उसे दोबारा लॉक कर देता है। अब इस सब के बाद ऑफिस में रेमंड रेबिका से माफी मांगता है कि उसने अकेले उसे डीमन से लड़ने के लिए छोड़ दिया था। वो उसे सच्चाई बताता है कि वो औरत अब वेलोरी नहीं रही, वो एक डीमन बन चुकी है, और रेमंड उसे बेसमेंट में बंद इसीलिए रखता है ताकि उसके खून से वो बाकी शैतानी आत्माओं को आने से रोक सके, क्योंकि इससे पहले वो इस चक्कर में अपने कई एम्प्लॉयज को खो चुका था। पर रेबिका को ये सब किसी पागलपन से कम नहीं लगता और वो इस घिनौने काम को छोड़ने की बात कहती है। पर रेमंड उसे याद दिलाता है कि ये सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं, बल्कि इससे कई मासूमों की जानें बचती हैं। और एक सबसे बड़ा सच कि रेबिका की आत्मा अब डीमन की नजर में आ चुकी है और वो इस डर से कभी आजाद नहीं हो सकती। पर अगर वो उसके साथ रुकती है तो रेमंड उसे इन ताकतों से लड़ना और मजबूत बनना सिखा सकता है। तो अब ये सब सुनकर रेबिका इस अंधेरे को छोड़कर मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है। पर एक पार्क में खेलते हुए बच्चों के बीच उसे फिर से वही शैतानी साया घूमता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि रेमंड बिल्कुल सही था और इस आफत से पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब वो अपने कदम वापस मोड़ती है और इस नई और खौफनाक जिंदगी को अपनाने के लिए वापस मुर्दा घर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर शैतान किसी पुरानी हवेली या घिनौने रिचुअल में नहीं, बल्कि आपके अपने घर के स्विमिंग पूल में छुपा हो? क्योंकि कभी कभी जिन चीजों को हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का जरिया समझते हैं, वही हमसे हमारी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी मांगती हैं। रे वॉलर, जो कि एक पुराना बेसबॉल प्लेयर है, अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। रे को लगा था कि इस घर का स्विमिंग पूल उसकी पुरानी बीमारी को ठीक कर देगा, पर वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि साल 1992 की एक रात में इसी पूल ने रेबिका नाम की एक बच्ची को निगल लिया था। ये पानी सिर्फ बीमार को ठीक नहीं करता, बल्कि बदले में एक मासूम की जान भी मांगता है। यानी कि अब रे की पत्नी ईव और उसके बच्चों को ही उस शैतानी ताकत का सामना करना होगा जो पानी के नीचे से उन्हें पुकार रही है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या ईव अपने परिवार को इस काले पानी की प्यास से बचा पाएगी, या फिर रे खुद उनके लिए खतरा बन जाएगा? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें खतरनाक शैतान की ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।